Hello, my dear students. Welcome back to my channel, Scholar Spot. I am your educator Sana Sheikh, and today in this session, we are going to discuss the expenditure method, which is also known as outlay method for measuring the national income. So, my dear students, so far we have completed two methods for calculating national income, and it was your output method, in which we considered all the production and goods and services that took place in a given year, and the second method was the income method. We had considered the income. Okay, we have considered and calculated the total income of all the individuals residing in a particular nation for calculating the national income. तो दो मेथड में हमने डिस्कस किया. फर्स्ट मेथड में हमने डिस्कस किया कि कैसे प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में, और उसका हम लोग यूज करके नेशनल इनकम फाइंड आउट कर सकते हैं. सेकेंड मेथड में हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसको जो हम लोग पैसा देते हैं, ये इनकम होती है उन फैक्टर्स के लिए. तो इसका यूज करके हम कैसे मेजर कर सकते हैं नेशनल इनकम को. ठीक है, तो फर्स्ट वाले में प्रोडक्शन देख लिया, सेकेंड वाले में इनकम देख लिया. आज का जो ये थर्ड मेथड है, जिसे हम कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड. ओके, और इसका ही नाम है आउटले मेथड. तो एग्जाम में द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एनी ऑफ दिस टू टॉपिक्स. यू विल बी आस्क्ड ईदर एक्सपेंडिचर मेथड or the outlay method. So you have to understand that this both are the same. Okay, so according to this method, what we do, we consider the total expenditure which is incurred by the society in a particular year. Okay, जो भी खर्चा एक सोसाइटी में हो रहा है, जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का पर्टिकुलर ईयर का जो खर्चा है, जो एक्सपेंडिचर है, उसको सबको हम ऐड कर देते हैं. ठीक है, और ये जो खर्च है ना, ये किसी भी चीज पे हो सकता है. ये चाहे कंज्यूमर गुड्स पे हो सकता है या फिर कैपिटल गुड्स पे हो सकता है. जैसे आप बोल सकते हो कि हम लोग ड्यूरेबल गुड्स या नॉन ड्यूरेबल गुड्स किसी पे भी खर्चा कर सकते हैं. हम लोग अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए भी इसको खर्च कर सकते हैं. हम लोग अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी इसका खर्चा कर सकते हैं. सो वॉट एवर गुड्स वी हैव, they can be classified under consumer goods or the capital goods. So whatever expenditure you are incurring on them, so that will be added together to consider national income according to this expenditure method. ठीक है, और ये एक्सपेंडिचर किससे होता है, कौन करता है ये एक्सपेंडिचर? वी ऑल इंडिविजुअल्स. ठीक है, हम लोग जो सोसाइटी में रह रहे हैं, वी ऑल इंडिविजुअल्स, द फर्म्स, एज वेल एज द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. अंडरस्टैंड दिस, गवर्नमेंट भी तो हमारी कंट्री में ही है ना. हम लोग जो इंडिविजुअल्स हैं, एक एक पर्सन है जो भी हमारी सोसाइटी में डिसाइड कर रहा है, हम लोग हमारे पर्सनल लेवल पे कुछ ना कुछ खर्च करते ही हैं. राइट, देन वी हैव वेरियस इंस्टीट्यूशंस, वी हैव वेरियस फर्म्स, इंडस्ट्रीज. These things, these industries, these firms, they also incur certain expenditure, and ultimately the government also do some expenditure. So we, what we do, we sum up everything, we consider everything according to this method and calculate the national income. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट का खर्चा हो, इंडिविजुअल का खर्चा हो या किसी इंडस्ट्री का खर्चा हो, हम लोग नेशनल इनकम को कंसिडर करने के लिए ये सारे एक्सपेंडिचर्स को कंसिडर करके ऐड कर देते हैं. ओके, और ये देखो यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला हाईलाइट किया हुआ है. द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज फाउंड बाय एडिंग अप. ये ही आपका ये आंसर है डायरेक्टली. ठीक है, आप अगर आप बोलो, आप शॉर्ट ट्रिक है ये आपके आंसर की, जो एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग अभी पढ़ने वाले. National income is equal to C is nothing but consumption, I is nothing but investment, G is nothing but government consumption and government investment, and plus X minus M. What do you understand by this? X minus M, that is your exports minus imports plus receipts minus payment. ठीक है, तो आपका जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसका डिफरेंस और आपकी जो रिसिप्ट्स और पेमेंट्स है उसका डिफरेंस भी आप ऐड करोगे. सो नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर मेथड इज नथिंग बट C plus I plus G plus X minus M plus R minus P. It is consumption plus investment plus government consumption and investment, then your export minus import, the difference between these two will be added, and the difference between the receipts and payment will be added. So let us see what all units are one by one. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर. ओके, तो हम लोग अभी पहले देख रहे हैं कि सी कंजम्पशन कैसा होता है. इंडिविजुअल किसी भी चीज पे, जैसे कि कोई हाउस होल्ड हो गया, जैसे कोई इंडिविजुअल हो गया, ये लोग क्या करते हैं, हम लोग ही समझ लो, लाइक ठीक है, टेक अस टू कंसीडर आवरसेल्फ. ओके, we do what, we do expenditure on durable and non durable goods. Correct. Non durable goods क्या होते हैं, जो ज्यादा समय तक नहीं रह सकते. They are perishable. For example, food, vegetables. Okay, we have to eat them to get the energy to survive ultimately, so we are going to spend on them. So they are the non durable goods, but we also need certain durable goods to live our life. For example, you have your house, you have your car, you have your computer, you have your television set, you have a washing machine, etc., which are generally used for a longer period of time. Okay,
Okay, so these all are nothing but your final consumption expenditure done by the private individuals. Next one is investment, which is gross domestic private investment expenditure. इससे होता क्या है, जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, कोई भी प्राइवेट बिजनेसमैन है, कोई भी इंडिविजुअल है, या तो वो करेगा रिप्लेसमेंट पे, कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, कोई सामान उसे रिप्लेस कराना है, कुछ चीजें रिन्यू करानी, या फिर कोई न्यू इन्वेस्टमेंट करना है, न्यू खर्च करना है अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए या फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो भी इसमें ऐड होगा. नेक्स्ट वन वी हैव डी. अब गवर्नमेंट का जो कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर है वो कैसे होता है. सी, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन refers to the expenditure incurred by the government on various administrative services like law and order, defense, education, health, etc. अब ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है. ठीक है, मतलब इसमें अब जो गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करेगी वो अल्टीमेटली सोसाइटी उसे कंज्यूम करेगी, तो इसीलिए हम लोग उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कंसिडर करते हैं. नेक्स्ट वी हैव इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. अब टेल मी, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कंट्री का डेवलप करना है, अच्छे रोड्स बनाने हैं, रेलवे कंस्ट्रक्ट करना है, ब्रिजेस बनाना है, डैम बनाना है, कैनल बनाना है, सो हु पेज फॉर देम? The government does so, right? So the government final expenditure and the consumption expenditure are also included in considering in calculating the national income. Next one we have net exports. See, x minus m is nothing but your net exports. Okay, x minus m क्या होता है? आपका नेट एक्सपोर्ट होता है. तो जो भी आपका डिफरेंस आएगा, जो भी आप डिफरेंस लोगे किसका, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, किसी भी कंट्री का, एक साल के अंदर, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 year. Okay, so this will be your net exports, so you have to add this also. Then we have net receipts. What is the net receipt? See, the difference between expenditure incurred by foreigners on domestic goods and services and expenditure incurred abroad by the residents on foreign goods and services. ठीक है, तो जो हमारे डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर एक्सपेंडिचर होता है फॉरेनर्स का, और जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है, रेसिडेंट्स का एक्सपेंडिचर होता है अब्रॉड में गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, इसको हम लोग रिसिप्ट्स ऑफ पेमेंट्स कंसिडर करते हैं. तो हम लोग क्या करेंगे, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त इसको डिफरेंस लेंगे, इसका हम लोग डिफरेंस लेंगे, इसे माइनस करेंगे, रिसिप्ट्स ऑफ पेमेंट्स को हम लोग माइनस करेंगे, और जो भी हमें मिलेगा डिफरेंस वो हम हमारी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में ऐड करेंगे. क्लियर हो गया? सो नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंडिचर मेथड इज नथिंग बट C plus I plus G, that is your consumption plus investment plus government consumption plus expenditure of investment expenditure plus export minus import plus receipt minus payment. I hope this is clear to everyone. Now, as we had discussed in other methods too, that we need to consider certain precautions while calculating the national income by using different methods. So the very first thing we should do is we should consider only the final value of goods. इधर देखो क्या बोल रहा है, पहला ही पॉइंट बोल रहा है, एक्सपेंडिचर ऑन ऑल इंटरमीडिएट गुड्स शुड बी इग्नोर्ड इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग. इसका मीनिंग क्या होता है कि आपको डायरेक्टली फाइनल गुड्स की वैल्यू लेनी है. अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स जो ऑलरेडी प्रोडक्शन प्रोसेस में है उसकी भी वैल्यू काउंट कर रहे हो, फिर जब वो फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है तब भी आप उसका पैसा काउंट करोगे, तो इससे क्या होगा, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो ओवर एस्टिमेट हो जाएगी. मतलब इट विल बी इन double counted, it will be counted double. So in order to avoid that, we should consider only and only the final value of goods and services. I hope you remember that example that I gave you, which was of sugar and sugar cane, right? Sugar cane का आप वैल्यू कंसिडर कर रहे हो, और उसके बाद में जब शुगर जूस बनता है तब आप उसका वैल्यू कंसिडर कर रहे हो. तो आप इसको ध्यान में रख सकते हो, या फिर आप कॉटन और शर्ट का एग्जाम्पल देखो कि आप कॉटन से जब एक शर्ट को बनाते हो तो हर एक स्टेज पे प्रोडक्शन प्रोसेस के उसकी वैल्यू ऐड ऑन होती जाती है. तो जैसे जैसे उसकी वैल्यू ऐड ऑन होगी, हर एक स्टेज पे उसकी वैल्यू काउंट करोगे या डायरेक्टली फाइनल वैल्यू लोगे. वी विल कंसिडर ओनली द फाइनल वैल्यू ऑफ द शर्ट इन कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम एंड नॉट द इंटरमीडिएट वैल्यू. रिमेंबर दिस. Second one is expenditure on the repurchase of second hand goods should be ignored as it is not incurred on currently produced goods. अब जब आप समझ लो सेकेंड हैंड गुड्स खरीदते हो तो आपको उसकी वैल्यू उस साल के लिए नहीं लेनी है, बिकॉज उसका जो प्रोडक्शन है वो करंट ईयर का नहीं है. एंड ऑब्वियस सी बात है, जब वो प्रोड्यूस की गई होगी, जो भी चीज है जो आपने सेकेंड हैंड परचेस की है वो उस पर्टिकुलर ईयर में उसका ऑलरेडी काउंटिंग हो चुका है. सो वाई टू डू एंड वाई टू कंसिडर इट अगेन एंड अगेन. So we should avoid it. Next one is expenditure on transfer payments like scholarship, old age pensions, unemployment allowance, etc. should be ignored. ठीक है, तो ट्रांसफर पेमेंट्स बता दिया था मैंने आपको लास्ट टाइम पे भी, चैरिटी हो गई, डोनेशंस हो गए, फिर आपके ट्रांसफर पेमेंट्स में स्कॉलरशिप आती है, पेंशन आती है, तो ये सभी चीजें हमें इग्नोर करनी है, हमें इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना है.
नेक्स्ट इज जब हम लोग किसी शेयर बॉन्ड डिबेंचर को रीपर्चेस करते हैं, इनको भी हमें कंसिडर नहीं करना है, बिकॉज ऐसे ट्रांजैक्शन हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द रीपर्चेज. ओके, अंडरस्टैंड दिस. नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस शुड बी डिडक्टेड. जो भी इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, उसे हमें माइनस करना है. एंड सिक्स पॉइंट सेज दैट एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी इंक्लूडेड. ये देखो, फर्स्ट वाला जो पॉइंट था हमारा, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं कंसिडर करना है, मतलब यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कैलकुलेट करना है. ओके, सो इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू. एंड नेक्स्ट द लास्ट पॉइंट इज सब्सिडीज शुड बी इंक्लूडेड. तो गवर्नमेंट जो भी सब्सिडी देती है उसे हमें इंक्लूड करना है. ओके, और ये जितने भी मेथड्स है ना, इसमें से आउटपुट मेथड और इनकम मेथड सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं. एडवांस कंट्रीज जैसे होती है आपकी यूएसए, यूके, वहां पर इनकम मेथड काफी पॉपुलर है. एक्सपेंडिचर मेथड जो होता है वो हार्डली कोई कंट्री यूज करती है, बिकॉज उसकी जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है वो अलग है, बहुत सारा मतलब मुश्किल होती है. देयर आर लॉट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन, सो पीपल जनरली अवॉइड यूजिंग द एक्सपेंडिचर मेथड. बट इन इंडिया, द CSO, Central Statistical Organization, adopts a combination of both output method and income method to estimate national income of India. ओके, तो यहाँ पर हम लोग CSO जो है इंडिया में, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये दोनों भी मेथड, आउटपुट मेथड और इनकम मेथड को नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में अडॉप्ट करती है, फॉलो करती है. ठीक है, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द एक्सपेंडिचर मेथड. आई होप you all have understood this and you have enjoyed the session. In case you have any doubt, then you can let me know in the comment section. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you for watching.